नरसिंह भगवान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। फिगर को देखें तो इसमें जो है दो माध्यम बताए गए हैं। एक हमने ये पानी ना, और एक दूसरा माध्यम हमने लिया है वायु। ठीक है, दो माध्यम है। तो सबसे पहले आप ये माध्यम क्या होते हैं, है ना, इस फिगर को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको माध्यम के बारे में बताएंगे। तो दो माध्यम हैं, पहला सघन माध्यम और दूसरा है विरल माध्यम। सघन माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं वो पास होते हैं। इसमें लिख लीजिएगा कि सघन माध्यम में प्रकाश के कण पास होते हैं और विरल माध्यम में विरल माध्यम में जो माध्यम के कण होते हैं वो दूर होते हैं। तो सघन माध्यम में माध्यम के कण पास होते हैं और विरल माध्यम में माध्यम के कण दूर होते हैं। जैसे सघन माध्यम में पानी क्या है, सघन माध्यम है किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। ठीक है, वायु विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। ठीक, तो ये दो बातें आप सघन और विरल ये समझ पाए होंगे। अब आगे चलते हैं। ये फिगर अभी आपको दिखाया गया था, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। एक सघन माध्यम है, ये पानी सघन माध्यम है और यहाँ पे वायु ये विरल माध्यम है। तो दो माध्यम लिया गया है, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अच्छा, प्रकाश किरण के एक माध्यम से प्रकाश की किरण के एक माध्यम से, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके पथ में परिवर्तन आ जाता है। उनका पथ जो है वो बदल जाता है, रास्ता उनका बदल जाता है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके पथ परिवर्तन या रास्ते के बदलने, ठीक है, रास्ता बदल जाता है। तो रास्ते के बदलने की जो घटना होती है उस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और समझ लीजिए, इसका हम एक और परिभाषा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए इस बात को। जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यम के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, भटक जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अभी यहाँ देख रहे हैं, ये ए क्या है, ए वो क्या है, ए वो प्रकाश की किरण है और यह प्रकाश की किरण समांग माध्यम यानी हवा, प्रकाश की किरण समांग माध्यम यानी हवा में चलकर, ठीक है, कहाँ पहुँच रहा है, पानी एक दूसरे माध्यम में पहुँच रहा है। ठीक है, तो जो किरण ए ओ है, ये ए ओ प्रकाश की किरण समांग माध्यम हवा में चलकर जल के पृथक्कारी तल पर
आपतित हो रहा है। देखो यहाँ पे पृथककारी तल पे, ये पृथककारी तल है दोनों का, तो इस पृथककारी तल पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। जो दूसरे माध्यम में, दूसरा माध्यम इसका क्या है, ये दूसरा माध्यम ये बी है, ठीक है। तो ओ बी, ठीक है, दूसरे माध्यम ओ बी, ठीक है, ओ बी, ये क्या हो रहा है, अपवर्तित किरण है, तो ओ बी अपवर्तित किरण। तो दूसरे माध्यम यानी जल में क्या हो रहा है, जल में क्या हो रहा है, अपवर्तित हो रहा है। तो ये जो आपतित किरण है ये ओ बी क्या हुआ, अपवर्तित किरण बना, ठीक है। तो ओ बी दिशा में जाता है ना, ए ओ जो है ये ओ बी दिशा में जा रहा है। तो ए ओ को आपतित किरण, यानी इस ए ओ को आपतित किरण कहेंगे और ओ बी को क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। और जो बिंदु ओ है ये क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक, आपतन बिंदु है। और ये अभिलंब है, ओ से खींचा गया जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये अभिलंब है, ठीक। तो यहाँ पर दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का मार्ग जितने कोण पर विचलित होता है उसे विचलन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक, उसे विचलन कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसमें दो बातें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पहली बात, जैसे ये दो माध्यम, ये पहला माध्यम है ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। इसको हम मान रहे हैं कि वो वायु है और ये पानी है, ठीक है। ये अभिलंब है वो पॉइंट, ये आपतित किरण है, ठीक। तो वायु क्या हुआ, विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरण जो होती है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसकी दूसरी घटना देख लीजिए, दूसरी घटना क्या होगी, ये, ठीक है। हम यहाँ पे पानी ऊपर ले रहे हैं यानी सघन माध्यम से, ये वायु है यानी विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दो घटनाएं होती हैं, ठीक, दो घटनाएं होती हैं। जनरल समझ लीजिए कि जब कण पास पास होंगे तो उसमें चल पाना कठिन होगा, और जब कण दूर दूर होंगे तो उसमें चल पाना आसानी होगा, ठीक है, मेन इसमें फंडा, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा और परिभाषित कर लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के या प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उनके रास्ते में परिवर्तन होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। और प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है प्रकाश की चाल का भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए, ठीक है, ये जो है घटना घटित होती है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं कि अभी आपको बताया गया कि ये एयर है ना, और ये पानी है, वाटर है। तो ये किरण जब आपतित हुई, ठीक है, तो इसको आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और ये आपाती किरण कहलाती है, इसको आई से लिखा जाता है। और
ये जो है ये आर होता है। इसको परावर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण कहते हैं, और ये अपवर्तित कोण कहलाता है। ठीक, तो इस स्थिति में जो अपतन कोण होता है, जब ये क्या है, वायु है, ये पानी है, ठीक है, तो वायु से पानी में जाने पर क्या होता है, ये अभिलंब की तरफ खिसकेगा। ठीक, तो इस स्थिति में यानी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो आई इज ग्रेटर देन आर, ये होगा कंडीशन, यानी आर छोटा होगा। जहाँ आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक, इसी का उल्टा आप देख लीजिए, ये सघन माध्यम अगर हो जाए, अब ये अगर विरल माध्यम हो जाए, ठीक, ये विरल माध्यम हो जाए तो ये जब पढ़ेंगी तो ये अभिलंब से दूर हटेंगे। ये आई है, ये आर है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में आर इज ग्रेटर देन आई, यानी अपवर्तन कोण बड़ा होगा अपतन कोण से, इस कंडीशन में। अब अभी हमने आपको बताया कि इसका कारण क्या है, अपवर्तन का कारण क्या है, तो आप लिख लीजिए कारण। तो मेन कारण जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अतः जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो चाल में परिवर्तन होने के कारण, यहाँ मेन कारण है चाल में बदलाव। ठीक है, प्रकाश की चाल में भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर अथवा अभिलंब के पास आ जाती है। ठीक, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। आगे चलते हैं हम। अपवर्तन के नियम डाल लीजिए, अपवर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, आपतित किरण, इसको नोट कर लीजिएगा, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। ठीक है, और एक और है, कौन सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो तीनों हैं, तीनों एक तल पर होते हैं। अभी देखा आपने फिगर में, तीनों एक तल पर होते हैं। दूसरा, नंबर 2, आपतन कोण की जो साइन है तथा अपवर्तन कोण की जो साइन है उनका अनुपात नियत होता है। यानी आपतन कोण को किससे लिखा गया था, आई से लिखा गया था, तो साइन आई तथा दूसरा नियम है साइन आई तथा साइन आर का जो अनुपात है, साइन आई तथा साइन आर का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है। हाँ, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर नियत। ठीक, नियतांक लिख दीजिए, नियत लिख दीजिए। ठीक है, इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है, नियत होता है ना। तो
अब यहाँ पर देखिए, जो साइन आई और साइन आर का अनुपात है वो नियत होता है, इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, यही क्या है, स्नेल का नियम है। ये जो नियतांक है, इस नियतांक को म्यू से लिखा जाता है, ठीक। और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे म्यू से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है, म्यू से लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये जो म्यू होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, साइन आई अपान साइन आर, है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहते हैं। अब निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक, ये दोनों नियम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इस पर देते हैं ध्यान थोड़ा सा। तो यदि प्रकाश किसी माध्यम फर्स्ट से, ध्यान दीजिए, ये है, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है, ये अभिलंब है। तो यदि प्रकाश किसी माध्यम फर्स्ट से किसी दूसरे माध्यम यानी सेकंड में जा रहा है, तो अनुपात साइन आई और साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, है ना, या सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, फर्स्ट मीडियम के सापेक्ष सेकंड मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, ठीक। और इसे लिखा कैसे जाएगा वो ध्यान दीजिए, यानी फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का ये अपवर्तनांक है। और इसको लिखेंगे कैसे, देखो, इसको लिखा जाएगा, आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1n2 इक्वल साइन आई अपान साइन आर, ठीक। अच्छा, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि पहला माध्यम पानी है, मान लीजिए कि जो फर्स्ट माध्यम है वो क्या है, पानी है, जल है, इसको वाटर से W, पहला माध्यम क्या है, पानी है। और दूसरा माध्यम क्या है, मान लीजिए दूसरा माध्यम सेकंड मीडियम मान लीजिए कि कांच है, ग्लास है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले माध्यम दूसरा माध्यम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी WNG इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
यानी सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते। अब दोनों में संबंध, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध, ये हेडिंग डाल लीजिए, सापेक्ष तथा निरपेक्ष, सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा, है ना, संबंध, सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, ध्यान दीजिएगा। अब माध्यम फर्स्ट, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा करेंगे, उस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ये जो है माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है, ठीक। माध्यम फर्स्ट का निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लीजिए n1 है, और माध्यम सेकंड का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो मान लीजिए n2 है। तो माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तनांक, माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तनांक, अब आगे हम चलते हैं। माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तनांक कैसे लिखा गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष सेकंड का अपवर्तनांक 1n2 ऐसे लिखा जाता है। 1n2 बराबर क्या होगा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या लिखा गया है? n2 अपॉन माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक अपॉन माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक। तो माध्यम फर्स्ट का अपवर्तनांक क्या है? n2, और सॉरी n1 अभी माना गया है। अच्छा, तो इस तरीके से 1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 यह है। जैसे हम एक उदाहरण से कन्फर्म कर रहे हैं, यदि जल का अपवर्तनांक यानी पानी का अपवर्तनांक 1.33 और कांच का अपवर्तनांक ग्लास का अपवर्तनांक है 1.5, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG, ये तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है ना। इस तरीके से हम निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा WNG इज इक्वल टू WNG इज इक्वल टू, है ना, NG अपॉन NW, NG अपॉन NW, ठीक है। तो NG, G का कितना था? G का था 1.5 अपॉन W का कितना था? 1.33, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपको मिलेगा 1 पॉइंट, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1.13 अप्रॉक्स ये मिलेगा, ठीक है, 1.13 अप्रॉक्स मिलेगा। इसी प्रकार से अभी हम तो हमने निकाला जल के सापेक्ष, ठीक है। अब कांच के सापेक्ष, अब इसी का कांच के सापेक्ष निकाल लीजिए, तो GNW लिखेंगे, इसका क्या होगा? 1.33 अपॉन 1.5, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 0.89, ये भी अप्रॉक्स लगभग। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि NG अपॉन NW इंटू NW अपॉन NG, दो को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा?
1 मिलेगा, मिलेगा 1। अब इसको और देखते हैं, तो GNW इंटू WNG इक्वल 1, ये मिलेगा। ठीक है, या इनको ये भी लिख सकते हो कि 1N2 इंटू 2N1 इक्वल 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, अर्थात माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक गुणे माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक, तो ये रहा आपका दोनों में रिलेशन। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, क्रांति कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए हम एक फिगर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये पहले इस फिगर पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वायु और कांच, ये दो चीज़ लिए गए हैं। ठीक है, तो इस फिगर में कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन दिखाया गया है। तो कांच से यहाँ से वायु में जाते हुए दिखाया गया है। ये आई है, एंगल आई है। ठीक है ना। इस अपतन यहाँ पे क्या है, किरण इधर जा रही है ना, ध्यान दीजिएगा, ये किरण जा रही है इधर, तो ये जो है आई है, यानी आपतन कोण है, और ये क्या है, परावर्तन कोण है, ये अभिलंब है। ठीक, तो यहाँ पे कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन दिखाया गया है। चूँकि आप जानते हैं कांच क्या है, सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखो ये अभिलंब से दूर हट रही है। अभिलंब से दूर हटने का मतलब क्या हुआ, कि R जो होगा वो बड़ा होगा I से। जो R होगा वो I से बड़ा होगा। ठीक है, इस कंडीशन में R जो होगा वो I से बड़ा होगा। अच्छा, ये बात कंफर्म होगा कि R जो है वो I से बड़ा होगा। इतना बात समझ आ गया। अच्छा, अब यदि हम I का मान बढ़ाते चले जाएं, I का मान अगर हम बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, इस I के मान को हम बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इधर भागेगा, इस तरीके से होगी नहीं। I के मान को बढ़ाते चले जाएंगे तो R का मान इधर भागेगा। ठीक है, धीरे धीरे भागेगा। यानी I का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति आ जाएगी कि जब R बराबर 90 हो जाएगा, यानी R ये जो पूरा है ना वो इसके साथ हो जाएगा, यानी तभी टोटल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी वो स्थिति R इज इक्वल टू 90 पर कब आएगी, यानी ये एक स्थिति I की वो स्थिति जब R का मान 90 अंश हो जाए। ध्यान दीजिए, ये दूसरा फिगर देखिए, ये I की वो स्थिति जब R का मान 90 अंश हो जाए तो क्रांतिक स्थिति कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्रांतिक स्थिति कहलाती है। ठीक, I का वो मान जिसके लिए R का मान 90 अंश हो जाए तो उस स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। और जिस विशेष आपतन कोण पर यह स्थिति प्राप्त होती है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी वो कोण जिसके लिए R का मान
90 अंश हो जाता है उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से लिखा जाता है। किसे लिखा जाता है? C से लिखा जाता है। ये बात कंफर्म हो गया। वो आपतन कोण का वो मान जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं और उस स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल आप देख लीजिए। इस स्थिति में कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी GNA बराबर क्या होगा? साइन आई अपान साइन आर। ठीक, तो आर का मान कितना होगा? 90। तो सी आई कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आर बराबर 90। यदि आर का मान 90 होगा तो आई किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल हो जाएगा। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो, GNA इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर होता है, साइन आई अपान साइन आर। तो आई का मान कितना हो जाएगा? 90। तो साइन सी मिलेगा और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा? अगर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो साइन सी ये साइन सी होगा, ये साइन सी होगा या 90 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्रॉस यहाँ 1 आ जाएगा तो ये क्या मिलेगा? GNA इक्वल साइन सी, यानी ये मिलेगा GNA इक्वल साइन सी। ये कंडीशन मिलेगा और इसी सी को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, दूसरे कंडीशन में यहाँ पे ये इस कंडीशन में देखें तो यदि जब कांच में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, ठीक है, ये कांच में प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए यानी I इज ग्रेटर देन C, तो अपवर्तन कोण R का मान 90 से अधिक हो जाएगा, 90 से अधिक हो जाएगा, अर्थात प्रकाश कांच में ही नए मार्ग पर जाएगा, कांच में ही नए मार्ग पर जाएगा। जैसे कि इस फिगर में देखो स्पष्ट है, वायु में प्रकाश नहीं जाएगा। इस कंडीशन में वायु में प्रकाश नहीं जाएगा बल्कि कांच में ही नए मार्ग पर जाएगा। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि आपतन को अपवर्तन की नहीं परावर्तन की है, अर्थात यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश उसी माध्यम में क्या हो जाता है? प्रकाश उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, यानी ये एक ही माध्यम में क्या हो रहा है? परावर्तित हो रहा है। तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अर्थात एक बार और इसको समझ लीजिए, यदि I इज ग्रेटर देन C यानी I का मान C के मान से ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में एक ही माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, एक ही माध्यम में प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश आया था उसी माध्यम में लौट जाएगा, दूसरे माध्यम में नहीं होगा। तो इसी को
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आज हम लोग इतना पढ़े, अगले वीडियो में हम और भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।